जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, दिल्ली पुलिस की परीक्षा को क्रैक करने के लिए आज यहां पर साथियों 50 क्वेश्चन से ज्यादा प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें से 25 क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के और 25 क्वेश्चंस देखेंगे कंप्यूटर के साथियों आज ऐसे 25 क्वेश्चन हैं जो कि बिल्कुल जैसे एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे सेम उसी प्रकार के क्वेश्चंस में लेकर आया हूं। 25 क्वेश्चंस के बाद कंप्यूटर के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, तो वो भी एक बार देख कर जाइएगा, उनको भी तैयार करके जाइएगा। और यहाँ पर सामान्य ज्ञान के जो 25 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो हर एक टॉपिक यानी कि ऑल टॉपिक्स को कवर किया जाएगा साथियों इन 25 क्वेश्चन के माध्यम से। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए कि पहले प्रश्न का सही जवाब आपका क्या होगा। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस के पहले सत्र का आयोजन किया गया था? तो WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में कांग्रेस के पहले सत्र का आयोजन किया गया था। आंसर अगर आप कहें ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश भारत के इनमें से कौन वायसराय थे? देखिए ये आप सभी को पता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुए थे, तो लंदन में हुए थे। अगर बात करें इसमें दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड रीडिंग थे। ये आपको ध्यान रखना है, बल्कि लॉर्ड रीडिंग नहीं, इसका राइट आंसर जो होगा तो वो लॉर्ड विलिंगटन के साथ आपका राइट आंसर जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है? यानी कि जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है इसका जिक्र कौन से भाग में किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाग 4 में किया गया है, तो जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि भारत में विजय दिवस साथियों कब मनाया जाता है? बहुत ही तेजी के साथ यहां पर लगभग 55 प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। और ये समझ लीजिए साथियों, ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। आप अपनी रियल परीक्षा में इस क्लास से कई सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो अगर बात करते हैं साथियों भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए साथियों ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया, ये भी रिपीट है। हाँ, गैलिना की अगर बात करें तो इनमें से किस धातु का एक अयस्क है? तो किस धातु का साथियों ये अयस्क है? ये शीशे का अयस्क है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका बी के साथ। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? ये आपसे अगर प्रश्न बन जाए तो 100 सदस्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगर बात करते हैं गाजर निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किस में समृद्ध है? यानी कि अगर बात करें ना कि गाजर में कौन सा विटामिन होता है, तो ए, बी, सी या डी होता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि गाजर में तो भैया विटामिन ए पाया जाता है। इस प्रकार जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही साथियों फास्ट तरीके से, सुपर फास्ट तरीके से 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इस प्रकार जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही हो जाता है। तमाशा की अगर बात करें, एक नृत्य है, ये किस राज्य में किया जाता है? ये किस राज्य का एक नृत्य है आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों तमाशा तो महाराष्ट्र में किया जाता है। इस प्रकार आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ब्राजील की अगर बात करें तो ब्राजील की राजधानी कहां पर है? यानी कि ब्राजील की राजधानी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। साथ ही यहां पर मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है तो मैंने एक 100 क्वेश्चंस की कंप्यूटर की क्लास बनाई है। मेरा मानना है कि अगर उन 100 क्वेश्चंस को आप लोग देखकर चले जाते हैं और आज जो 25 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं उन 25 क्वेश्चंस को और 100 क्वेश्चन को कुल मिला के 125 क्वेश्चंस को करके चले जाते हैं तो 10 क्वेश्चंस जो आएंगे ना, मेरा ऐसा मानना है साथियों उन्हीं 125 क्वेश्चन में से आएंगे। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। उस पूरी प्लेलिस्ट का 12-12, 10-10 मिनट की वीडियोज हैं, जाकर डबल स्पीड में उनको देखना है। 5-5 मिनट में सारी वीडियो को खत्म करना है और दिल्ली पुलिस के एग्जाम को क्रैक कर डालना है, बिल्कुल ये समझ लीजिए। तो ब्राजील की राजधानी साथियों क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। एक अच्छा क्वेश्चन है, बा से आएगा ब्राजील और बा से ही आएगा ब्राजीलिया। तो आपको ध्यान रखना है ब्राजीलिया की अगर बात करें तो ये ब्राजील की राजधानी है। उसके बाद देखिए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले ऐसे संगीतकार कौन थे, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें ना सुब्बा लक्ष्मी की तो MS सुब्बा लक्ष्मी नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भारत रत्न पुरस्कार
पाने वाले यही पहले संगीतकार थे। उसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, फटाफट बताने की कोशिश करेंगे। तो अगर आंसर आपका यहाँ पर साथियों जा रहा है 8वीं अनुसूची के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे, क्योंकि ये चैनल साथियों आपको वो कंटेंट देगा जिस कंटेंट को पढ़कर एग्जाम को क्रैक किया जाता है और बहुत ही आसानी तरीके से क्रैक किया जाता है। तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट साथियों लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। उसके बाद देखिए 15वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर स्थित है, बताइए। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें, पेंच नेशनल पार्क की अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश में, आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। अगर आपका आंसर यहाँ पर है कानपुर तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई। कानपुर बहुत, ये समझ लीजिए साथियों, कानपुर में कोचिंग मंडी है जहां पर कॉम्पिटिटर्स अपनी कोचिंग जो है उन लोगों ने ज्वाइन कर रखी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पर है। कोचिंग मंडी वो एरिया कहलाता है, बहुत सारी कोचिंग्स वहां पर हैं। उसके बाद देखिए कि संसद के ऊपरी सदन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सीटों के आवंटन से संबंधित कौन सी अनुसूची है। तो एग्जाम में साथियों ये प्रश्न छपेगा तो इसका आंसर भी आपको मालूम होना चाहिए। 5वीं अनुसूची इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संपत्ति का अधिकार अब ये कैसा अधिकार है साथियों, तो अब ये विधिक अधिकार है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल सही जवाब आपका है। कौन सा व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं साथियों। लेटेस्ट की अगर बात करें तो सितंबर महीने की खबर है, जय वर्मा सिन्हा को क्या बनाया गया है, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नाम आपको ध्यान रखना है जय वर्मा सिन्हा का। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, यह आपसे पूछा जा रहा है साथियों। बताने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब साथियों हो सकता है। तो अगर बात करते हैं साथियों, देखिए अस्थायी अध्यक्ष की बात की गई है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष हैं, और अगर स्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते। उसके बाद देखिए 1905 के स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह क्या थी, यानी कि 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था ना, इसकी वजह, इसका कारण जो था ना वो बंगाल का विभाजन था, और बंगाल का विभाजन भी 1905 में ही हुआ था। इसलिए आंसर आपका जो है अगर वह ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, समुद्रगुप्त का कौन सा वाद्य यंत्र, यानी कि समुद्रगुप्त जो थे वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। वीणा वादक की अगर बात करें, देखिए अगर बात करें ना साथियों, इनके समय में जो सिक्के चलते ना, तो समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए उसमें दर्शाया गया है। तो इसलिए परीक्षा में साथियों इस हिसाब से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे समुद्रगुप्त, तो वीणा बजाते थे, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए एक वीणा वादक का नाम आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में, एक सिर्फ। उसके बाद देखिए कि केन बेतवा लिंक नहर किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। तो ये एग्जाम में साथियों प्रश्न बन चुका है। अगर बात करते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की, और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि प्रश्न अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि निरपेक्ष दाब शब्द से क्या समझते हैं, यानी कि ये निरपेक्ष दाब कैसा शब्द है, ये क्या होता है। तो अगर बात करें साथियों, यह दाब मापने वाले यंत्र के गेज पर देखा जाता है तो नहीं, यह औसत समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब है तो नहीं, यह किलोग्राम सेंटीमीटर में व्यक्त वायुमंडलीय दाब है तो नहीं, यह वायुमंडलीय और गेज दाबों के बीज गणितीय योग के बराबर दाब है, तो ये बिल्कुल साथियों सही हो जाएगा। यानी कि निरपेक्ष दाब किसे कहा जाता है, तो यह वायुमंडलीय और गेज दाबों के बीज गणितीय योग का दाब है, आपको ध्यान रखना है। तेलंगाना को एक नए राज्य के रूप में बनाने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था। तो साथियों किस समिति को नियुक्त किया गया था, श्री कृष्ण समिति को नियुक्त किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक वर्ष कितने श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो कितने श्रेणियों में दिया जाता है, आपका आंसर जो जाना चाहिए वो 6 श्रेणियों के साथ जाना चाहिए, क्योंकि नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में ही दिया जाता है। वेल्थ ऑफ नेशंस की अगर बात करें तो इसके लेखक आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो एडम स्मिथ आप लोग ध्यान रखेंगे वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक थे। उसके बाद देखिए बुलंद दरवाजा अकबर ने
किस उपलक्ष्य में बनवाया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करते हैं साथियों गुजरात विजय की, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही तो साथियों बुलंद दरवाजा बनवाया गया था। तो इस प्रकार जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, तो उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से की गई साथियों? तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत आपको ध्यान रखना है 1896 में की गई, इसलिए आंसर यहां पर जिनका है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद साथियों यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि कंप्यूटर के कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लगभग 25 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर के, और शुरू से साथियों बिल्कुल शून्य से मैं आपको आखिर तक ले जाऊंगा, शून्य से शिखर तक ले जाना मेरा काम है, और वीडियो में बने रहना ये आपका काम है। आज देखेंगे वो कंप्यूटर के टॉप 25 क्वेश्चंस कौन से होते हैं जो एग्जामिनेशन में आपके पूछे जाएंगे साथियों, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। तो पहला प्रश्न साथियों बिल्कुल बेसिक वाला, कि कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जिनका आंसर है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अगर बात करें एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, तो जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, क्योंकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है और यहां पर यूनाइट लिखा हुआ है। अगर बात करें राइट आंसर क्या होगा, यानी कि सही फुल फॉर्म क्या होगी, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है और ना कि यूनाइट होती है। तो इस प्रकार जिनका आंसर डी था उनका बिल्कुल करेक्ट था। अब उसके बाद देखिए साथियों कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर 1024 बाइट, ये किसके बराबर होता है? मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि 1 केबी जो होता है ना साथियों, 1 केबी ये 1024 बाइट के बराबर होता है, इसलिए आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। पीसी की अगर बात करते हैं साथियों, पीसी का मतलब क्या होता है, पीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पीसी की अगर बात करें तो पी का मतलब होता है पर्सनल, और सी से हो जाएगा कंप्यूटर, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। क्योंकि यहां पर हिंदी में लिखा हुआ है तो पर्सनल कंप्यूटर को हम कहेंगे निजी कंप्यूटर। तो इस प्रकार जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो 4 कंप्यूटर्स की अगर बात करें, इनमें से सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जो है वो साथियों सुपर कंप्यूटर है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आंसर आपका सुपर कंप्यूटर के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों कंप्यूटर की अगर बात करें ना, तो ये तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है। हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? इसको संगणक कहा जाता है कंप्यूटर को। तो जिनका जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाता है आपका। उसके बाद देखिए साथियों www के आविष्कारक तथा संस्थापक की अगर बात करें तो साथियों कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए। अगर www की फुल फॉर्म की बात करें तो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगी। अगर आविष्कारक या संस्थापक की बात करते हैं तो टिम बर्नर्स-ली इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, यह आपसे पूछा जा रहा है। अगर कंप्यूटर का आविष्कार पूछे तो चार्ल्स बेबेज बताने का, अगर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार पूछे तो एलन एम ट्यूरिंग बताने का, यह आपको ध्यान रखना है। जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों कि वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, बताइए। चलिए तो यहां पर देखिए मैं आपको कई बार बता चुका हूं, सीपीयू की जब हम बात करते हैं यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करते हैं, तो इसको ही कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। चलिए कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई की अगर बात करें साथियों, तो क्या होती है? देखिए कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो बाइट कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहला कंप्यूटर बताइए, तो एनिएक आपको बताना है, इसलिए सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले साथियों कब हुई थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में सबसे पहले हुई थी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति जो आई वो साथियों कब आई,
तो अगर बात करें साथियों यहाँ पर 1945, 1950, 1955 तक ऐसी कोई महान क्रांति नहीं आई थी। लेकिन अगर वर्ष की बात करते हैं तो 1960 में साथियों 1960 से एक महान क्रांति आई कंप्यूटर के युग में। ये आपको ध्यान रखना है कंप्यूटर के क्षेत्र में। पहला कंप्यूटर की अगर बात करें तो किसने बनाया, देखिए अगर प्रश्न आपसे ये पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर किसने बनाया तो चार्ल्स बेबेज आपको लगाना है। लेकिन अगर ये पूछ लिया आपसे कि पहला कंप्यूटर किसने बनाया तो तब भी आपको चार्ल्स बेबेज ही बताना है, क्योंकि कंप्यूटर किसने बनाया या पहला कंप्यूटर किसने बनाया या बात यहाँ पर साथियों एक ही है। तो जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों के निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो साथियों आपका एग्जाम जो एजेंसी कराती है ना, टीसीएस का एजेंसी कराती है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस कराती है ना, तो यही साथियों क्या है, ये भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर यहाँ पर जिनका डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। तो अधिकांश प्रोसेसिंग जो होती है साथियों, सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग की अगर बात करें तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में ही होती है। तो इस पर जिनका भी आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है। जो साथियों कंप्यूटर के वायरस होते हैं ना, ये क्या चीज नष्ट करते हैं, तो ये प्रोग्राम्स को नष्ट करने का काम करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए जाता है। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है, यानी कि टच किया जा सकता है, जैसे कि कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस है, सीपीयू है, स्पीकर है, प्रिंटर है, इन सभी को टच किया जा सकता है, ठीक है ना। और जिसको टच किया जा सकता है उसको हार्डवेयर कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। और जिनको नहीं टच किया जा सकते उनको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो इस प्रकार जिनका आंसर यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद देखिए कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जा सकता है, इसको माइक्रोचिप भी कहा जा सकता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, यानी कि कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो माइक्रोचिप को टच किया जा सकता है, ये हार्डवेयर है। प्रिंटर को टच किया जा सकता है, ये हार्डवेयर है। माउस को टच किया जा सकता है, ये हार्डवेयर है। लेकिन जावा एक लैंग्वेज है और जावा को कभी टच नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है। और यही आपसे पूछा गया था कि कौन सा हार्डवेयर नहीं है, यानी कि कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो जावा एक सॉफ्टवेयर है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो देखिए ये आर्टिफिशियल है, ये कृत्रिम है, ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। तो साथियों जो इंफॉर्मेशन होगी उसको ही डेटा कहा जाता है। और इंफॉर्मेशंस में क्या क्या आ जाता है, चिन्ह आ जाते हैं या संख्याएं आ जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है। तो साथियों देखिए जो कंप्यूटर के अंदर जा रहा है वो क्या कहलाएगा, और अंदर को कहते हैं इन। तो जो अंदर जा रहा है उसको तो साथियों इनपुट ही कहेंगे। और जो कंप्यूटर का डेटा बाहर की तरफ आ रहा है, जैसे कि प्रिंटर से जो अगर बात करें तो क्या होता है, प्रिंटर से प्रिंट निकलता है तो वो बाहर की तरफ डेटा आता है, उसको क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस नहीं होता है, वो आउटपुट डिवाइस होता है प्रिंटर। मॉनिटर क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन को बाहर की तरफ हमें दिखाता है वो क्या होता है, वो आउटपुट डिवाइस होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनपुट डिवाइस भी मैंने आपको बता दिया है। इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं साथियों इनपुट। उसके बाद देखिए कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन जो होती है ना साथियों, इसको डेटा में परिवर्तित किया जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन में किसे परिवर्तित किया जाता है, तो डेटा को किया जाता है। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, यह आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए कंप्यूटर जो एक तरह प्रिंटर है ना, प्रिंटर, तो ये प्रिंटर किस तरह का ये एक इनपुट डिवाइस है या ये एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर की यहाँ पर बात की गई है सिर्फ। तो मैंने आपको बताया था ये इंफॉर्मेशन जो है ना बाहर की तरफ निकालता है, तो ये एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। उसके अलावा स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस होता है,
कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस होता है, माउस भी आपका इनपुट डिवाइस होता है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें साथियों आपको ध्यान रखना है। तो 55 प्रश्न यहाँ पर मैंने कराए, लगभग 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान के और 25 प्रश्न कंप्यूटर के। तो उम्मीद करता हूँ साथियों ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक करके क्लास को शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में साथियों मैं वो कंटेंट आपको देने वाला हूं जो असल में आपकी परीक्षा के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो जो लगा हुआ है, ये समझ लीजिए क्रैक करवाना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन चैनल का साथ देना, चैनल के साथ बने रहना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।